तो साथियों ध्यान से सुने आप इस बात को और स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा। जितनी भी गतिविधियां हम पढ़ रहे हैं, जलवायु से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हम समझ रहे हैं, जितने नियम और जितनी अनियमितताएं हम देखेंगे आगे, उनके आधार पर आप पाएंगे कि विश्व के जो भूगोल पर स्थित अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग देश नहीं, देश तो हमारी बनाए हुए बाउंड्रीज हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन पर पाई जाने वाली जलवायु भी अलग अलग होती है। बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। और अंततः अगर मौलिक कारण इसका देखिए तो इसका मौलिक कारण क्या है, विविधता क्या है? एक तो वो किस अक्षांश पर स्थित है, नंबर एक। नंबर दो, महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? अर्थ का टिल्ट होना, ठीक है, अर्थ का झुका हुआ होना, धरती का झुका हुआ होना, नंबर दो। नंबर तीन, सूरज के चारों ओर अर्थ का जो इलेक्ट्रिकल जो रास्ता है वो। नंबर चार, अलग अलग स्थानों पर जल राशियों और भूखंडों का अलग अलग वितरण, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारा मिला के तो इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स मिलकर किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क यह है कि आप कोपन कोपेन महोदय जो है, जिन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है बहुत अच्छा सा, उसको आप स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा पूरा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इसको पढ़ना है। बहुत ही आसान सी एक की मिल गई है एक अच्छी किताब में, वो मैंने यहाँ पर दी है आपको, ठीक है। आप ये सवाल पूछते जाएंगे तो आप कोपेन महोदय के द्वारा बनाया गया जो वर्गीकरण है ना, उसको समझते जाएंगे। अगर आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या एटमॉस्फेयर would atmosphere have evaporated more water than precipitation provided in most months? क्या, पहला सवाल, क्या इस जगह की जलवायु ऐसी है कि जितना प्रेसिपिटेशन गिरता है, जितना जल आता है, जलीय चक्र है उसमें जितना बारिश होती है, उससे ज्यादा पानी जो है वाष्पीकृत होकर निकल जाता है? क्या ऐसा है? अगर इसका उत्तर आता है हाँ, तो समझ लीजिए कि आप मरुस्थलीय या एरिड या शुष्क इस प्रकार के जो है वो पर्यावरण, उस प्रकार के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका आंसर नो है तो फिर आपको अगला सवाल पूछना है कि क्या कोल्डेस्ट मंथ जो है उसका मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है? क्या जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां का जो मीन टेम्परेचर है, औसत तापमान है, ठंडे से ठंडा औसत तापमान 18 से ऊपर ही रहता है, इससे नीचे नहीं जाता है? अगर इसका आंसर आ गया यस, तो इसका मतलब आप कहां पर हैं? ट्रॉपिकल में, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के क्लाइमेट। इस प्रकार से, ये मेरा काम अब नहीं है, अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप इस प्रकार से समझिएगा कि उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। आप पाएंगे कि उनके वर्गीकरण का जो आधार है, दरअसल वो तापमान, टेम्परेचर और मॉइस्चर, एसेंशियली टेम्परेचर और मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में पूरे साल में क्या रहता है, यही उनके वर्गीकरण का आधार है। और ध्यान से क्या पढ़ना है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स को भी पढ़ना है, ये देखिए, और इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स को भी आपको पढ़ना है। मैंने एक टेबल ही दे दी है, लेकिन ये मुझे रास्ता ज्यादा पसंद है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को जगाता है। ये जो की बनाई हुई है आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इस की को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैप देखिएगा, और फिर तीसरे नंबर पे आप ये, जब आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी हो तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर भारत को भी कुछ, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, चिंता न करें, भारत को विशेष रूप से पढ़ेंगे हम। और आप जब हम एग्रीकल्चर, कृषि और मृदा ये पढ़ रहे होंगे, उससे पहले ये पढ़ के खत्म कर देंगे, तब हम उस पर जाएंगे। तो भारत हम आप आगे अच्छे से डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन विश्व के जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो आप पढ़ेंगे, आपका होमवर्क है वो। ठीक है भाई, अब मानसून के बारे में प्रॉपरली समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले कुछ बेसिक्स हम आपको बता देते हैं मानसून के बारे में। इस बात को समझ लीजिए, ये जो है, जब आप वर्ल्ड क्लाइमेट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है कि ये जो एरिया है वो क्यों मानसून वाला, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट यही होगा भाई। इतना तो आप सब जानते ही हैं कि ये ट्रॉपिकल, यही एरिया है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ट्रॉपिक्स इन्हें ही कहते हैं ना ये भाई। अगर यहाँ से मान लीजिए जा रही है विषुवत रेखा, तो उसके अगल बगल ऊपर नीचे जो है वही ट्रॉपिक्स होता है। तो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होगा वो यही होगा। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो खास बात जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी भी जानते होंगे कि बहुत अच्छी जो है वो वर्षा होती है, बहुत ही अच्छे, इसीलिए वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी आप जानते होंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। तो अगर आप बगल के चित्र में देखेंगे यहाँ पर, तो अमेजन बेसिन में, अमेजॉन बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में,
ठीक है। फिर साउथ ईस्ट एशिया में ये पूरी पट्टी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर खूब बारिश होती है, और यहाँ पर जो है वो इसीलिए बहुत हरित वन पाए जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर का कोई कमी नहीं। ठीक है। उससे पहले और इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज और पढ़िएगा जो आपको काम आएगी। इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न भी बाद में हम बना के किसी एक सेशन करना पड़ेगा खाली क्वेश्चन का, अभी आप समझते जाए। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संयोग नहीं है, ये महज संयोग नहीं है, बिल्कुल तार्किक है कि बस विश्व की जो सभ्यताएं रही हैं, महानतम सभ्यताएं जो रही हैं अलग अलग समय पर, कहीं ना कहीं या तो यहाँ से पनपी है, या उत्पत्ति यहाँ हुई है, या इनका उन पर बहुत प्रभाव रहा। आप देखिए, चाहे वो जो माया सभ्यता, मायन की जो कहलाती है सभ्यता है, फिर सिंगलीज है, चोल एम्पायर आप जानते ही हैं, इस तरह से बहुत सारे अनगिनत है, मतलब जो फले फूले हैं खूब सभ्यताएं, दरअसल वो इस जोन में काफी उनका संघनन रहा है, काफी जो है वो यहाँ पर केंद्रित रहे हैं। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि यही वो बेल्ट है जहां पर बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं और फली फूली हैं। कारण सीधा सीधा है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, उन्होंने मानव सभ्यता को अपने अनुकूल परिस्थितियों के कारण उन्होंने सपोर्ट किया है। इस जलवायु का इसके प्रभाव है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसी को बोलते हैं कि एनवायरमेंट भी बहुत हद तक डिटरमिन करता है। जब तक मनुष्य को टेक्नोलॉजी नहीं था, तब तक एनवायरमेंट ही सब कुछ डिटरमिन करता था। ठीक है भाई, आपको मालूम होगा कि पहले क्या होता था, याट चलती थी ना, मतलब नौकाएं भी जो चलती थी उनमें पताका होती थी, और वो जो याट वो कपड़ा होता था, कपड़े पर जो हवा के प्रेशर से और फिर वो बढ़ती थी। सही बात है, तो हवा ही उनको ले जाती थी। तो इसीलिए पहले लोग क्या थे, हवाओं पर निर्भर थे। जब हवा अनुकूल चल रही हो तभी वो ले जा सकते थे, यात्रा कर सकते थे, समुद्री यात्राएं। फिर अब मोटर आ गया, मोटर का आविष्कार हो गया, तो जो फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया या कम हो गया। अब जो है हवा के विपरीत भी यात्रा की जा सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज आप समझ लीजिएगा कि क्यों ऐसा हुआ कि जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं उन पर जो वातावरण है, जो जलवायु है, उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो गई, कहीं ना कहीं कई हद तक, बहुत हद तक मनुष्य ने जो है वो थोड़ी थोड़ी आत्मनिर्भरता जो है वो प्रारंभ कर दी। इस परिप्रेक्ष्य को जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो। ठीक है। मानसून के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ, वो जान लीजिए आप। मानसून का जो प्रभाव रहा है वो अनस्पोकन है, मैं आपको सच बताऊं तो। वो अगर हिस्टोरिकल उसमें देखा जाए तो उसको जो है कुछ शब्दों में बता देना जो है संभव नहीं, फिर भी मैंने प्रयास किया कि 4-5 इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ। मानसून का कितना गहरा प्रभाव रहा है सभ्यताओं के विकास पर भी नहीं, सिर्फ सभ्यताओं के विकास पर ही नहीं, बल्कि सभ्यताओं में संस्कृतियों के आदान प्रदान पर भी। अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से आप इस चीज को देखें, इस वर्कशीट में मैं आपको बताता हूं, विशेष रूप से इस चित्र को देखते हैं। आप सब जानते ही हैं अभी तो कि भारत में जो है, भारत से और बाकी जो संस्कृतियां हैं उनसे समुद्री व्यापार खूब रहा है। ठीक है, समुद्री व्यापार बहुत पनपा है, यहाँ तक कि ईस्ट अफ्रीका तक समुद्री व्यापार बहुत पनपा है अच्छे से। इतना तो आप इतिहास में इतने अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सर से आप इतिहास पढ़े हुए हैं, मैं उतना भाग्यशाली नहीं रहा, तो इतिहास में तो कोई पूछना ही नहीं। तो इसलिए आप जानते हैं इस चीज को अंदर से कि व्यापार कितना अच्छा सा बढ़ा, चाहे वो गुजरात का कोस्ट हो, चाहे नीचे कोस्ट हो, चाहे जो है सिल्क टेक्सटाइल इन सब की बात हो, इनके एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे नीचे मसालों के व्यापार की बात हो, खूब अच्छा संबंध रहा है। लेकिन ये संबंध कैसे विकसित हुआ, कैसे संस्कृतियों और सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ? क्या इसमें भी मानसून का कोई रोल हो सकता है? जी हाँ, इसमें भी मानसून का बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। पहले जब मानसून की का ज्ञान या आभास नहीं था मर्चेंट्स को, हम लोगों को बहुत उड़ीसा के जो ये तो पूर्वी तट है, इस पर बहुत समय से आभास था। लेकिन पहले जानते हैं, देखिए इंटरेस्टिंगली क्या होता था, पहले यहाँ के जो कोई भी, जिन्हें भी व्यापार करना होता था ना, इंडिया आना होता, मान लीजिए भारत आना है, ईस्ट कोस्ट पर आना है, तो वो क्या होता था, बड़ी लंबी यात्रा उनको करनी पड़ती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे यूरोप से। रुकिए मैं सही इसका चुनाव कर लूं रंग का। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो यहां से मान लीजिए यात्रा शुरू करते थे, तो वो कोस्ट के आजू बाजू ही चलते रहते थे। आप समझे मेरी बात? ऐसे वो जो कोस्ट है, समुद्री तट है ना, उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे डर के मारे, ऑब्वियसली, नहीं तो खो नहीं जाएंगे।
तो इसे कहते हैं, इस तरह की यात्रा को कहते थे हगिंग द कोस्ट। हग करना मतलब गले लगा लेना ना। तो जो कोस्ट है उसको चिपके 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 उसको चल के इतना लंबा चल के आते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ मानसून विंड्स, जो मानसून हवाएं हैं, जब उनका उनको पूरी तरह से आभास हो गया, तब वो इस तरह की जो यात्राएं हैं, ऐसे ऐसे वाली अरेबियन सी को सीधे क्रॉस कर देने वाली जो यात्राएं, वो तब शुरू हो पाई जब उन्हें मानसून विंड्स का पता चला कि अच्छा एक हवा है जो वर्ष के कुछ समय ऐसा करती है कि ऐसे बहती है ऐसे, तो ये हमारी मदद कर सकती है, तो अब चलते हैं। जब उन्हें इस टाइमिंग का और इन मानसून विंड्स का जब आभास हो गया, तब जो है डायरेक्ट जो ट्रेड, जो डायरेक्ट मूवमेंट है अरबियन सी को क्रॉस करने का, वो तब शुरू हो पाया। इस बात को आप जाने रहेगा, वरना वो कोस्ट के किनारे किनारे आते थे। ठीक है, तो दो रास्ते वहां से निकलते थे वो लोग। पहले क्या है कि वहां जो मेन लैंड मास है वहां से चलते थे। पेरेनाइक करके एक जगह थी, अभी अभी ऐतिहासिक उसका नाम है, दिखा भी देंगे आपको। उससे लाल सागर जो है वहां आए, लाल सागर से यमन तक आते थे, यमन से फिर सोकोत्रा, सोकोत्रा आइलैंड है, ठीक है, अब गूगल अर्थ पे करेंगे तो दिखेगा। तो सोकोत्रा आइलैंड तक आते थे। सोकोत्रा आइलैंड जो है एक तरह से हॉल्ट जैसा था, ठीक है। तो वहां से फिर सोकोत्रा आइलैंड से ओमान होते हुए गुजरात के लोग पहुंच जाते थे, यहाँ गुजरात के कोस्ट पर आते थे। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था जहां से वो सीधे केरला के मछलीपट्टनम, सुना होगा आपने मछलीपट्टनम, और अजीब अजीब सा नाम फिर उसको बाद में दिया गया, ठीक है। तो उसको मछलीपट्टनम इधर बोला जाता है, वहां पर मुजारिस बोलते थे। जो अरेबियन ट्रेडर्स वगैरह हैं उनकी नजर में मुजारिस बोला जाता था इसको, ठीक है। और जो ऊपर गुजरात वाला कोस्ट है उसको बैरी गाजा बोलते थे वो लोग, बैरी गाजा। और आज उसको क्या बोलते हैं, भरूच, ठीक है। तो ऊपर भरूच हो गया गुजरात में, और नीचे जो है वो मछलीपट्टनम हो गया। ये दो महत्वपूर्ण जो है वो तट हुआ करते थे जहां तक वो लोग आते थे, ठीक है। इनके बीच में सोकोत्रा आइलैंड पड़ता था, वहां पर पहला वाला जो गुजरात वाला रास्ता है उसमें। इनफैक्ट सोकोत्रा जो है वो उसका सही नाम जो संस्कृत में है वो सुखाद्रा है, सुखार्द्र, ठीक है। द्वीप सुखार्द्र उसका संस्कृत में नाम है। तो लैंड ऑफ आइलैंड ऑफ ब्लिस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जो है वो द्वीप था, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा था। कहने की बात यह है कि मानसून विंड्स का जो है वो कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी रहा है एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट इज कंसर्न, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में, और उपमहाद्वीप में ही नहीं, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा रोल मानसून विंड्स का रहा है। आपको जानकर आपको रुचिकर लगेगा कि जो उड़ीसा का कोस्ट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो उड़ीसा के तट पर है, वहां के लोगों को इतने पहले समय से जानकारी थी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। कहा जाता है कि मानसून को सही मायने में जो पहचाना वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी बोलते हैं, कि जो है ना हिमालय से, जो भी उसका नाम था, महावैज्ञानिक जो थे, एक्सप्लोरर थे, उनको दिया जाता है। लेकिन दरअसल 2500 साल पहले, ठीक है, ईसवी सदी के 2500 साल पहले से भी हमारे लोगों को इसकी जानकारी थी। वो इसको टाइमिंग को जानते थे। कार्तिक पूर्णिमा सुनी है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का नाम सुना होगा आपने। यस सर। आप विश्वास नहीं होता है ये सुनकर कि हजारों सालों से उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है, वो इस चीज के संकेत के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, कि उसी दिन से, उसी दिन के आसपास से जो मानसून विंड्स चेंज होती थी एक्चुअली अर्ली नवंबर में, पहले मानसून, जो मानसून विंड्स है उनका डायरेक्शन चेंज होता था। अभी आप देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो विंड्स जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट है, जो साउथ वेस्ट जा रहा है, यहाँ इधर से इधर हवा चल रही है, ऐसे चल रही है, उनका डायरेक्शन चेंज होकर ऐसे हो जाता था। तो किसी को मान लो इधर यहाँ तक यात्रा करनी है श्रीलंका तक, तो उसके लिए आसानी हो गई ना, हवा उसके उसके रुख के साथ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट विंड्स मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो नीचे आने वाले को आसानी होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार अभी तक उस संकेत के रूप में मनाया जाता है। लोग जो दिया जला के समुद्र पर तैराते हैं कि जैसे यात्रा को भेज रहे हैं, उस समय वाकई नाविकों को यात्रा पर भेजा जाता था, क्योंकि मानसून विंड्स उस प्रकार से चेंज हो जाया करती। तो बहुत बड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस है और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही है। तो क्या हम एक लाइन में यह बात कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इस सुनहरी धरती का जिसका नाम भारत है, इस भारत देश का, इस भूमि का, कि जो दो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आभूषण रहे हैं, जो कौन से हैं वो दो आभूषण, आर्थिक आर्थिक पक्ष में अगर देखा जाए,
एक है कृषि, ठीक है, कृषि है और व्यापार है, ठीक है। आप जानते होंगे, ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड किस कंट्री के पास है? दक्षिण अफ्रीका, चीन के पास। इंडिया, सर इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को कभी जल्दबाजी मत किया करिए। विश्व का जितना भी, हाँ, जितना भी सोना है, गोल्ड है। अच्छा, आप ऐसे चलिए, मैं प्रश्न ठीक से पूछ लेता हूँ। उत्खनित यानी निकाला जा चुका सोना, चलिए ऐसे ले लीजिए, जितना भी माइंड गोल्ड है, जिसकी माइनिंग हो चुकी है, जो ऊपर आ चुका है, उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड किस कंट्री के पास है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड करके। इस समय अमेरिका के पास है। अपने पास ही है, ठीक है। एक्चुअली सच पूछिए तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का सबका जोड़ लीजिएगा तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के पास ही सोना है। तो ये सोना कहाँ से आया? हमारे पास माइंस है क्या? गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा है क्या हमारे पास? नहीं सर, यहाँ भारत में जो स्वर्ण रखने की घरों में परंपरा है, हाँ सर, उसके कारण उस परंपरागत तौर पे हमारे पास अधिक सोना है। वो बना रहा है ना, वो बना रहा, इसलिए सोना बना रहा। लेकिन आया कहाँ से इतना सोना हिंदुस्तान में? माइंस तो है नहीं, गोल्ड माइंस तो वैसी है नहीं कि इतना सोना आ सके। व्यापार की वजह से। सर व्यापार से आया, निर्यात किया गया। हाँ, क्या निर्यात किया गया? दो चीज बताइए सबसे बड़ी। सर एक मसाले और सूती वस्त्र, सर देखिए रेशम ना, वगैरह। है ना, देखिए हो गया। हमने जो स्टडी किया वो हेंस प्रूव्ड हो गया। अब ये भी बताया ना कि एक गुजरात का कोस्ट हो गया सबसे महत्वपूर्ण, और एक नीचे, यही दोनों चीज जाता था और उधर से खूब सारा गोल्ड आता था। समझ गए बात को? एक समय ऐसा था कि वहां के एम्पायर्स को रोक लगानी पड़ी थी। जैसे आज काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाते हैं कि ड्यूटी लगा दो तो अब विदेशी चीज महंगा हो जाए, और करते हैं ना इकोनॉमी में, वैसे उस समय रोक लगानी पड़ी थी। सोचिए कि बहुत सोना जा रहा है इंडियन के पास, जो है इसको रोको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना सारा सोना तो ले गए ये लोग। तो इस प्रकार, तो क्या अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि बहुत हद तक, ऐसा कहना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस है कि सोना मॉनसून ही लेके आया है, अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा आपत्ति तो नहीं है आपको? एक तरह से सोचिए तो कह भी सकते हैं कि बहुत सारा सोने को लाने का जो क्रेडिट है, व्यापार पहले से था, मानसून के विंड से भी पहले से था, लेकिन उन्होंने उसे फैसिलिटेट किया मानसून विंड से। तो इस प्रकार इसके सिग्निफिकेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट कहीं रह न जाए। आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ इस तरफ पश्चिमी दिशा में ही जो है वो मानसून का प्रभाव रहा है, नहीं। जो ये यात्राएं हैं, इधर जो यात्राएं हुई हैं, इस तरफ जो कनेक्शंस रहे हैं, जो यहाँ पर जो हिंदुस्तानी किंगडम्स, जो यहाँ पर बहुत सारी फली फूली हैं, पनपी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, ट्रेड रूट थे, बहुत अच्छी जो है कनेक्टिविटी थी, ठीक है। बहुत सारे चाइनीज यात्री जो आए हैं भारत में, जो बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को जो एक्सप्लोर करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, बहुत सारे चाइनीज यात्री जो आए हैं, उन्होंने जो अपनी कथाएं लिखी हैं यात्रा की, उसमें बहुत सारा वेनसांग वगैरह ने, बहुत सारा युनसांग वगैरह ने लिखा है कि कैसे वो यहाँ से गया, फिर कहाँ पहुंचा, फिर कैसे बड़ी मुश्किल से चाइना में दाखिल हुआ, क्या हुआ। उनकी यात्राएं बहुत सारा इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन करती हैं। वहां पर उस समय सबसे डोमिनेंट किंगडम कौन थी, ठीक है, तो पता चला यहीं के लोग वहां पर गए हुए थे। कौंडिन्य का नाम सुना है आपने? जी सर। हाँ, तो अब आप मुझसे तो ज्यादा ही इतिहास जानते हैं, इसलिए मैं जितना मैं लिमिटेड जानता हूँ उतना ही बताऊंगा। तो इस प्रकार बहुत सारा जो है कनेक्शन इस तरफ से भी रहा है। तो मानसून विंड्स हैव बीन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज नेसेसरी फॉर यू दैट आई सेट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव बिफोर वी प्रोसीड टू इट। ओके, लास्ट चीज जो बता देता हूं कि इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध मानते थे ये जो अरेबियन कंट्रीज और ये जो पूरा एरिया है, ये इतना अधिक घनिष्ठ, मिस्र इंक्लूडेड, मिस्र वगैरह का ये जो पूरा एरिया है, ये भारत से इसी ट्रेड की जो प्रॉक्सिमिटी है, ट्रेड का जो कनेक्शन है, इसकी वजह से इतनी ज्यादा घनिष्ठता मानते थे कि लास्ट पॉइंट बता देता हूं, फिर हम लॉग आउट होंगे और फिर हम वापस ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। इतनी ज्यादा घनिष्ठता थी। आपने क्लियोपैट्रा का नाम सुना है? कहाँ की महारानी थी वो? सर कौन महारानी? क्लियोपैट्रा सर शायद मिस्र की थी वो। और क्या उनके बारे में क्या सुना है आपने?
कभी अगर नाम सुना है क्लियोपैट्रा का तो क्या सुना है? जूलियस सीजर का नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्लियोपैट्रा क्या हुआ था, तख्ता पलट जैसी स्थिति हुई थी, क्लियोपैट्रा को तो खत्म ही हो जाना पड़ा था, आप जानते ही हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि उनका 17 साल का बेटा था सिजेरियन, सीजर के नाम पे उसको सिसेरियन ऐसा बोलते थे, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं, आई डू नॉट नो। सो जो उनका लड़का था 17 साल का, जब क्लियोपैट्रा को यह एहसास हो गया, महारानी को, कि अभी जो है स्थिति गंभीर होने वाली है और हम सबकी हत्या कर दी जाएगी, तो वो खुद भी पलायन करना चाहती